हेलो गाइस, आप सभी का प्रेप फॉर आइसर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं हिमांशु माला फ्रॉम ITBHU। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करेंगे GOC1 एंड GOC2 की, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए देखते हैं कि हम GOC1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो GOC1 के अंदर हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। In reaction mechanism, we discuss about the type of cleavages, homolytic cleavage and the heterolytic cleavage. After that, we're talking about the intermediates. Intermediates what? Intermediates means the carbocation, carbonyl, carbon-free radicals, right? In GOC1, we discuss about only three. After completion of these, we will also discuss about carbene, nitrene and the benzene. Okay, in the GOC2. Then हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, लाइक टेम्पररी होता है, परमानेंट होता है, राइट। टेम्पररी इफेक्ट्स क्या है, परमानेंट इफेक्ट्स क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट द कंप्लीशन ऑफ दिस एप्लीकेशन पार्ट में अगर हम लोग आएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ पार्ट क्या है, इफेक्ट्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सके इंटरमीडिएट की, या फिर बेसिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर कर सकें। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब में आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना ही पढ़ना है। देन हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, रेजोनेंस से क्वेश्चन आया हुआ है एंड एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये दोनों टॉपिक्स इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, रेजोनेंस पढ़ने के बाद हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं अभी भी। एरोमेटिसिटी क्या है, हमारे पास साइक्लिक रिंग रहेगी, इसमें कॉन्जुगेशन रहेगा, रेजोनेंस वो रखा होगा एंड सारे के सारे क्या होगा, हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर रहना चाहिए। फोर्थ थिंग कि वो 4n π+2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर ये चार कंडीशंस फॉलो हो रही है देन दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। देन हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द टॉटोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंट्स के बारे में, इंटरमीडिएट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में एंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं, ठीक है, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज यानी कि होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस की बात करते हैं, तो होमोलिसिस के थ्रू कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होता है जो कि एक इंटरमीडिएट है, राइट। और कार्बोकेटायन कार्बोएनायन जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम लोग अभी आगे चल के कि किस तरीके से होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिएजेंट एंड सॉल्वेंट के बारे में। रिएजेंट्स क्या होते हैं हमारे पास एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोफाइल होता है, लाइक C+ इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास C-, ठीक है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड एसिड बेस, ये सब क्या हमारे पास रिएजेंट्स है। ठीक है, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जिस मीडियम में हमारे पास रिएक्शन अकर हो रहा है, ठीक है, वो सॉल्वेंट है। लाइक पोलर सॉल्वेंट हमारे पास लाइक H2O हो गया। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में दो तरह के हैं यार, पोलर प्रोटिक जो कि अगर प्रोटोन दे दे रहा है, ठीक है, पोलर प्रोटिक यानी कि प्रोटोन दे दे रहा है तो वो पोलर प्रोटिक है। और अगर वो प्रोटोन नहीं दे रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या है, हमारे पास पोलर एप्रोटिक हो जाने वाला है। फिर हमारे पास आएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वहां पे उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आ रहा है, दैट इज नॉन पोलर। ठीक है, और अगर पोलर है तो उसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रहेगा। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिएजेंट एंड सॉल्वेंट्स के बारे में है। आप देख सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट को जब डाला जाता है तो उसके अंदर रिएजेंट भी डाला जाएगा, क्योंकि रिएजेंट ये जो कि इनिशिएट करेगा किसी रिएक्शन को, और सॉल्वेंट उसको एक मीडियम प्रोवाइड करेगी। थ्रू इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट वो क्या करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा एंड वो एट द एंड प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हल्का फुल्का जानकारी है। अब हम लोग बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज एंड द हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में। जो होमोलिटिक क्लीवेज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से फिश हुक की तरह दिखाते हैं। वो जो डबल इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं एरो से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का आपको मूवमेंट नजर आएगा। ठीक है, और इससे यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल। देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा,
जो कि आयनिक तरीके से होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और जिसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है अदर के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हम लोगों को आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हुक से दिखाते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, राइट। सेकंड थिंग, यहाँ पे हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। थर्ड थिंग, यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, CS2 हो गया। ठीक है, और इन द हेटेरोलिटिक क्लीवेज हम लोग बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। पोलर सॉल्वेंट में आपको पता ही होगा, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, राइट। और हमारे एसीटोन हो गया, इज आल्सो एन पोलर सॉल्वेंट, या फिर DMF हो गया। ठीक है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कैसे दिखता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन है इस तरीके से, या हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, उस पर 2 मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, दैट इज द पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे पहचानें कि किस रिएजेंट की मदद से ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएजेंट्स यूज करते हैं हम लोग जनरली, वो हमारे पास या तो पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, पेरोक्साइड हो गया, या फिर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, या फिर हमारे पास हाई टेम्परेचर दिखाया जाएगा, ये हमारे पास लाइट हो सकती है। ठीक है, या फिर कहीं पे आपको HMU गिवन हो सकता है। तो ये तरीके हैं इसको पहचानने के। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है HELP। ठीक है, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड द पेरोक्साइड की मदद से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, राइट। बात करते हैं यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज को कैसे पहचाने। ठीक है, तो ये जनरली हमारे पास लो टेम्परेचर पे अगर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, हमारे पास आयंस की फॉर्म में होंगे। यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा, वो एक्चुअल में आयनिक फॉर्म में रहेगा, जो कि अटैक करेगा हमारे पास सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन अच्छा सा। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में कौन सी चीज ट्रू नहीं है। ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होता है आपको भी मैंने बताया। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इस तरीके से, और यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो प्रोडक्ट्स आर फ्री रेडिकल, बिल्कुल सही है कि जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री रेडिकल हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो कंडीशंस यहाँ की है रिएक्शन की, वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे पास हीट एंड लाइट से, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था HELP, अगर इन तीनों में से कुछ भी है, ठीक है, हीट यानी कि हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड द पेरोक्साइड्स, अगर इन चारों में से कुछ भी है तो लाइक यस, ये जो होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। ठीक है, it occurs when the bond breakage is between two atoms of the same electronegativity। ठीक है, तो जो ये वाला जो बॉन्ड्स हैं वो तभी टूटते हैं जब उनकी ऑलमोस्ट सेम हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हैं। इंटरमीडिएट्स में अंडरगोज रीअरेंजमेंट, क्या ये चीज सही है? तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ कार्बोकेटाइन है जो कि रीअरेंज कर सकता है, तो कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो रीअरेंज नहीं कर सकता, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो सिर्फ कार्बोकेटाइंस की ही ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, होमोलिटिक बॉन्ड्स फ्यूजन इज ऑब्जर्व्ड इन। पहला है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे, सिन एडिशन ऑफ द ब्रोमीन टू द इथाइलिन, ठीक है, टू इथाइलिन। सेकंड है हमारे पास ट्रांस एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द ब्यूटीन। थर्ड ऑप्शन है हैलोजिनेशन ऑफ द एल्केन एंड नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, इथाइलिन पे हमारे पास क्या करा रहा है, ब्रोमीन का एडिशन करा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज गलत की हुई, दैट इज अ सिन एडिशन। कभी भी ब्रोमीन सिन एडिशन नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथाइलिन, राइट।
अगर यहाँ पे Br2 हमारे पास रहता है तो जो Br2 होता है अपने आप को क्लीवेज करता है हिट्रोलिटिकली, ठीक है, Br पॉजिटिव एंड द Br नेगेटिव के अंदर। जो Br पॉजिटिव है वो जाके अटैक करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन करता है, दैट इज द ब्रोमीनियम आयन, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एडिशन देखने को मिलता है, ठीक है, Br पॉजिटिव का। इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है हम लोगों को। एंड यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट भी है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बोन ब्रेकिंग होते हुए बोन फॉर्मेशन होते हुए हम लोग दिखा रहे हैं, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे हमारे पास बोन ब्रेक होगा, ठीक है, तो जो हमारे पास Br माइनस है वो जाके बैक साइड से जाके अटैक करता है। तो यहाँ पे सिन एडिशन नहीं होता है, ट्रांस एडिशन होता है। हमेशा एक चीज याद रखना, क्योंकि इधर की जो फ्रंट साइड है वो एक्चुअल में ऑक्यूपाइड है Br पॉजिटिव के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ट्रांस एडिशन देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ट्रांस एडिशन देखने को मिलता है जनरली। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया है, ठीक है, ट्रांस एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ब्यूटीन का, बट यहाँ पे हिट्रोलिटिकली क्लीवेज हो रहा है तो होमोलिटिक बोन फ्यूजन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर, अगर मैं बात करूं कि ये कब सही हो सकता था, ऑप्शन नंबर 1 कब सही हो सकता था, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास CH3 है, ठीक है, CH4 है, ठीक है, इसमें अगर मैं Cl2 डालता हूँ या फिर Br2 डालता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर H म्यू, ठीक है, या फिर हमारे पास हीट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर हमारे पास किसी और की मदद से किलो हो गया, पेरोक्साइड हो गया, इनकी मदद से अगर हम लोग एडिशन कराते हैं इसका, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, होमोलिटिकली। और जब एडिशन होगा तो हमारे पास क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, CH3Cl, ठीक है, प्लस HCl देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन बोलते हैं। क्या, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तो हमारे पास क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का। बट एक बार बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी की भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन दिखाया गया है, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे होता है मैं थोड़ा समझाता हूँ। बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, HNO3 के प्रेजेंस में ये होता है, और यहाँ पे कैटलिस्ट डाला जाता है H2SO4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो HNO3 है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस निकलेगा यहाँ से, ठीक है, और ये जो होता है हमारे पास, ये एज अ कार्बोकेटाइन की तरह फॉर्म करेगा NO2 पॉजिटिव। और जो NO2 पॉजिटिव है ये कार्बोकेटाइन है, और ये अरीनियम आयन की तरह फॉर्म करेगा इस बेंजीन को बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इसमें इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होगा, ये क्या बन जाएगा, अरीनियम आयन बन जाएगा, यानी कि हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा होगा, और आफ्टर रीगेनिंग द एरोमेटिसिटी, ठीक है, अगेन रीगेन करेगा और वहां से पॉजिटिव चार्ज को निकाल देगा बाय द डिप्रोटोनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि यहाँ पे हिट्रोलिटिकली क्लीवेज हो रहा है। देख लो यहाँ पे OH माइनस निकल रहा है और NO2 पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये हिट्रोलिटिकल क्लीवेज है, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में, ठीक है, उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अब इंटरमीडिएट्स के बारे में। इंटरमीडिएट्स हमारे पास GOC1 के अंदर हम सिर्फ 3 ही इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो जो कार्बोकेटाइन है हमारे पास वो C पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, यानी CH3 पॉजिटिव इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, जो कि स्मॉलेस्ट हमारे पास कार्बोकेटाइन है यहाँ पे। तो CH3 पॉजिटिव है, इसके थोड़ी सी ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे ही आपका क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया अगर नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन आपका सबसे पहले सम निकालते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, और इसके पास 0 लोन पेयर है, ठीक है। तो यानी कि आपकी 3 + 0 कितना हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला है। अगर आपका सम, दोनों का सम अगर 3 आता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अगर इसका सम हमारे पास
एक आ रहा होता, एक तो नहीं आ सकता, दो आ रहा होता तो वो sp हाइब्रिडाइज होता, थ्री आ रहा है इसलिए sp2 है, फोर आ रहा होता तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता। ठीक है, तो यहाँ से हमें sp2 द हाइब्रिडाइज पता चल गया है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की। इसकी ज्योमेट्री जो होती है हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेनर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स रहती है इसकी, ठीक है, वो क्या रहती है हमारे पास एम्प्टी रहती है, और यहाँ पे 1020 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों समझ में आनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो SN1 एंड इवन रिएक्शन में फॉर्म होता है। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोगों को वहां पे रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, SN1 के केस में, तो वहां पे जब रेसिमाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कभी कभार क्या होता है कि ऊपर से अटैक होता है, तो ऊपर से जब अटैक होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, जब नीचे से अटैक होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो वहां पे आपको समझ में आएगा रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप इसकी ज्योमेट्री को समझेंगे कि ये ट्राइगोनल प्लेन का मतलब क्या है। ठीक है, बात करते हैं कार्बोएनाइन की। कार्बोएनाइन हमारे पास CH3 माइनस है। ठीक है, CH3 माइनस मतलब इसके पास एक लोन पेयर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की। तो सबसे पहले थ्री तो बॉन्ड पेयर जो कि हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है और एक लोन पेयर है, तो यानी कि इसका सम कितना आ जाने वाला है, चार आ जाने वाला है यहाँ से। बस सम चार आ रहा है, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि इसकी ज्योमेट्री जो होने वाली है वो टेट्राहाइड्रल रहने वाली है। ठीक है, तो ये कार्बन है हमारे पास। ठीक है, एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, और एक हमारे पास हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, और एक हाइड्रोजन रहेगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो ये हमारे पास जो प्लेन है जिसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, को बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। तो जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है, एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज, मतलब ये हाइब्रिडाइज नहीं है, जो पी ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल क्या है हमारे पास, अनहाइब्रिडाइज्ड है। और जो ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, आपका हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पता होने चाहिए। जबकि ये वाला जो लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास किस में है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है। जो लोन पेयर है हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोन पेयर किसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लोन पेयर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर, सॉरी, यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल है हमारे पास वो पी ऑर्बिटल है, जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन के। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। इसकी आपको पता है शेप क्या है हमारे पास, और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहाइड्रल है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारे पास, पिरामिड हो जाएगी। ठीक है, शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, जबकि ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, तो इसकी शेप तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पिरामिड हो जाएगी, और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, टेट्राहाइड्रल हो जाने वाली। ठीक है, और ये हमारे पास जनरली कार्बोएनाइन हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो अल्फा एच होता है हमारे पास, ठीक है, कीटोन का, वो कौन रिमूव करता है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास CH3 है, ये CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, जो NaOH है वो यहाँ का जो अल्फा एच रहता है, जो कि एसिडिक एच है हमारे पास, ठीक है, उसको रिमूव करेगा। और यहाँ पे हमारे पास जैसे ही रिमूव होगा एच और ये OH मिलकर वाटर बना लेंगे, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, जो कि हमारे पास क्या रहेगा, तो फिर वो जाके इसकी जो दूसरी पोजिशन होती है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है हमारे पास, वहां जाके अटैक करेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होती थी, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है, कार्बोएनाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल की। कार्बन फ्री रेडिकल्स हमारे पास इस तरीके का रहेगा, लाइक CH3 डॉट, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास पहली चीज तो ये क्या है, हमारे पास पैरामैग्नेटिक रहेगा, और ये दोनों जो होते हैं हमारे पास डाया मैग्नेटिक रहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन फ्री रेडिकल है दैट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, डायरेक्टली आपको पता है जितने बॉन्ड पेयर्स होते हैं और जितने लोन पेयर्स रहते हैं। इसके पास लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो 3 + 0 = 3, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रह जाने वाली है। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, एक तरीके का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो कि क्या करेगा, रेजोनेटिंग करता रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अन हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारे पास क्या है, पी ऑर्बिटल के अंदर क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कि कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास वुड्स रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है, और हमारे पास जो HBr का एडिशन होता है ऑन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन वे जो कि एंटी मार्कोव निकोफ रूल के थ्रू जाता है, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा काफी बार। ठीक है, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है, और ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर से क्लास 11th की। ठीक है, देन हम लोग बात करें यहाँ पे कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से है, जो कि क्लास 12th का पार्ट है। ठीक है, एंड हेलोजनेशन ऑफ एल्केन जो कि हमारे पास सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक जो कि क्लास 11 का चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, उसका पार्ट है। एंड हमारे पास पॉलीमराइजेशन से हमारे पास एडिशनल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन, जो कि एक हमारे पास क्या होता है, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू के जाता है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है और कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी एल्काइल हैलाइड हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड ली जाती है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड बनता है, तो यानी कि हम लोग दोनों के दोनों जो मोल्स होंगे सिमिलर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्राई मीडियम लिया जाता है और इथर का लिया जाता है, क्योंकि वो इथर क्या होता है, इनर्ट होता है। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ड्राई ईथर लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सोडियम यहाँ पे इनिशिएशन का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, आर डॉट बना लेगा और खुद क्या कर लेगा, NX बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डॉट बनेंगे, दो डॉट्स बनेंगे, राइट, क्योंकि दो मोल्स हैं, तो यहाँ पे वो दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, हमारे पास RR का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन का कोई CH3 लगा होता, यहाँ पे भी CH3 लगा होता, तो क्या ये हमारे पास मीथेन का फॉर्मेशन कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो आपको चाहिए ही होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप मीथेन का फॉर्मेशन कर नहीं सकते। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल एल्कीन देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल एल्केन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले ही आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। वुड्स फिटिंग रिएक्शन जनरली हमारे पास अराइल ग्रुप्स के साथ होती है। मान लेते हैं हमारे पास ये बेंजीन है, उसके साथ हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, और एक हमारे पास RX ग्रुप है, मतलब यहाँ पे आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली सोडियम एंड ड्राई ईथर डाला जाता है। आप जिंक मेटल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर, और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि बेंजाइल हमारे पास रहेगा। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल, और यहाँ पे R डॉट फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से, और सिमिलर तरीके से यहाँ से NX निकल जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों डॉट्स कंबाइन होंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाने वाला है, इस तरीके से कंपाउंड बन जाने वाला है। ठीक है, होप यू आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कॉल बाय इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास, इसको एक और चीज बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें CO2 इवॉल्व होती है। ठीक है, कैसे इवॉल्व होती है थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके 2 मोल्स लेंगे अगेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, यहाँ से जो CO2 होती है यहाँ से इवोल्व हो जाती है। ठीक है, जैसे CO2 यहाँ से इवोल्व होगी, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, 2R डॉट्स बनेंगे, और यहाँ से CO2 इवोल्व होगी, और यहाँ से क्या होगा, जो हाइड्रोजन बचा हुआ है
ठीक है, वो यहाँ से इवोल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो दो आर डॉट हैं ये कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, आर आर बना लेंगे। सिमिलर यहाँ पे भी आप लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स के ही कंपाउंड बना सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन की बात करूं मैं, तो आपको पता है अभी हम लोगों ने देखा था हेलोजिनेशन, ये 3 स्टेप में होगा, राइट। सबसे पहले इनिशिएशन होगा, फिर प्रोपोगेशन होगा, देन हमारे पास टर्मिनेशन होगा, राइट। तो इसकी जो एंड रिएक्शन है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर आर एक्स हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, वो Cl2 के साथ करता है, तो सबसे पहले Cl2 जो है हमारे पास इनिशिएशन करेगा। इनिशिएशन के बाद प्रोपोगेशन होगा, इन प्रोपोगेशन के बाद टर्मिनेशन होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे RH लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है, RH आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास RCl बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, ये HCl का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शंस रहेगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम लोग HBr एडिशन ऑन अनसिमेट्रिकल एल्केन बाय द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्केन मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब HBr का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रहेगा इसका। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेरोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड में इस पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं, ROR। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग इथीन के अंदर, ठीक है, इसको डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन प्रोसेस होगा। इनिशिएशन के बाद प्रोपोगेट करेगा, प्रोपोगेट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो जो आखिरी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, आप सोच सकते हैं यहाँ से खुद से भी। ठीक है, जो OR ग्रुप है यहाँ से एक तरफ अटैक करेगा, ठीक है, इसकी तरफ अटैक किया मान लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 इस तरह कैसा आ जाएगा, और ये ऐसे n टाइम्स चलेगा। ठीक है, n टाइम्स चलेगा, और एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसको टर्मिनेट करना रहेगा। तो जहां पे भी टर्मिनेट करना रहेगा ये ऐसे OR ग्रुप वहां पे लग जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वहां पे भी क्या लगेगा, एक ऐसा OR लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बीच में n टाइम्स रहेगा, और इधर भी क्या रहेगा, ये हमारे पास CH2 रहेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या चलेगा, n टाइम्स चलेगा। तो ये इस तरीके से पॉलीमर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, ROCH2CH2। ठीक है, ऐसे n टाइम्स चलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास OR आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास पॉलीमर बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब यहाँ पे इफेक्ट्स की, कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम लोग स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलिए बात करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। ठीक है, जो हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट्स दैट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये हमारे पास इतना काम का नहीं है, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म के थ्रू जाता है। हमारे पास काम का जो है दैट इज द परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम लोग M इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक है हमारे पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जिसको हम लोग H इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों इफेक्ट्स की हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, देन हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे एंड हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, और उन्हीं के साथ हम लोग मेसोमेरिक एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड थिंग, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट की। ठीक है, एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी की। ठीक है, स्टेबिलिटी किस चीज की, स्टेबिलिटी हम लोग बात करेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल की। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे सेकंड में, हम लोग बात करेंगे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए देखते हैं, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता ही होगा क्यों डेवलप होता है, बिकॉज की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, उसके कारण हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास CH3Cl कुछ कंपाउंड है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेल्टा नेगेटिव,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो दैट इज डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे हमारे पास पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाने वाला है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार्शियली इधर की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो तीसरी बात समझ में आया, दैट इज द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन द सिग्मा बॉन्ड। ये कहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट नजर आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये एक तरीके क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, राइट। एंड अगर हम लोग बात करें कि इसका जो इफेक्ट है हमें मैक्सिमम 3 to 4 कार्बन तक ही देखने को मिलता है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई कार्बन है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लीजिए इसका इफेक्ट यहाँ पे कुछ डेल्टा है, डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल्टा टाइम डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो काफी छोटा हो जाने वाला है। उसके बाद इसका इफेक्ट और कम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड ये 4 कार्बन के बाद या 3 कार्बन के बाद बिल्कुल नेग्लेजिबल दिखेगा आपको, कि मतलब दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्टेंस के। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की एंड माइनस आई इफेक्ट की। दूस ग्रुप जो कि हमारे पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, डोनेटिंग टेंडेंसी रखेंगे, वो किस में आएंगे, हमारे पास प्लस आई के अंदर आएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को हमारे पास विड्रॉ करने की ताकत रखेंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएंगे, किसके अंदर आएंगे, माइनस आई के अंदर आएंगे। बट किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हाइड्रोजन की हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान के चलते हैं, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इनका ऑर्डर एक बार कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से ऑर्डर आया होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास प्लस आई वाला है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग एनायंस को रखते हैं। कि एनायंस जो होते हैं उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा, तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। इतनी सी बात समझ में आएगी आपको। सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कैटायंस हो, तो कैटायंस को हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले रखेंगे एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसका सीक्वेंस याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सम फॉर्मूलाज या सम कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस आई का ऑर्डर रहता है, दैट इज दस ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर कैसे आया थोड़ा समझाता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम है, एक कोई दूसरा एटम है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद की क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड फ्लोरीन, इसमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, जो कि इजीली डोनेट कर सकता है। कार्बन इजीली डोनेट कर सकता है, फ्लोरीन तो डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग ये तीनों है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये तीनों लगे हुए हैं हमारे पास एनायन, जो कि मैंने पहले रखा था। ठीक है, ये न्यूट्रल वन है, न्यूट्रल वन को पीछे रखेंगे एनायन के कंपैरिजन में, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में हम लोग बात करें, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, और इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन यहाँ पे दूर लगा हुआ है। तो हमें क्या पता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस के कारण, ठीक है, ये पीछे रहा है। इतनी सी बात समझ में आया, इसका डिस्टेंस दूर है ओ माइनस का, इसलिए यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है। इतनी सी बात क्लियर है। देन हम लोग बात करें कि ये तो क्या हो गया हमारे पास, एनाइंस हो गए, एनाइंस को पहले रखा जाएगा, और ये न्यूट्रल वंस है। ठीक है, इसका प्लस आई ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप्स है प्लस आई के, यहाँ पे एक ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप ही नहीं है, मिथाइल अकेला बचा हुआ है, राइट। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिला है, हम लोगों को ग्रुप्स के बारे में देखने को मिला है। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस आई के ग्रुप्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए।
इसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अब इसकी सीरीज की, माइनस आई के सीरीज की। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट के जो ग्रुप्स हैं, उसमें हम सबसे पहले कैटायंस को रखेंगे, देन हम लोग न्यूट्रल बंस को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, इजीली विड्रॉ कर सकता है किससे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों नाइट्रोजन के ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे NF3 की टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारे पास आर ग्रुप लगा है, दैट इज एल्काइल ग्रुप, इसकी एक्सेप्शनली ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण हम लोगों को इसका ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखो NR3 पॉजिटिव एक्सेप्शनली ज्यादा है, और यहाँ पे देखेंगे OR ज्यादा होगा OH से। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर आप लोग आर ग्रुप लगाते हो तो उसका माइनस आई बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्वेशन के कारण हुआ है ये। ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट। देन हम लोग बात करें यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, sp कार्बन की ज्यादा होती है। ठीक है, sp2 के कंपैरिजन में, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन हो पा रही है। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो पीएच होता है, ठीक है, मतलब फिनाइल जो ग्रुप है, मैं कई बार आपको बताऊंगा, वो भी माइनस साइज शो करता है। ठीक है, एंड हेलोजेंस की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये पोलर बॉन्ड्स हैं। पोलर बॉन्ड्स का मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसी से ही क्या बना है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला पाई बॉन्ड था, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, जिसे हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द पाई बॉन्ड। ठीक है, पोलराइज पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे भी आपको डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव देखने को मिलने वाला है। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर, बिकॉज ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो उससे आप लोग एक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एट द एंड आपको थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन के क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव पार्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट के अंदर, ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड द कार्बो एनायन। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, कैसे कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास प्लस आई इफेक्ट का अगर हम लोगों ने करेक्ट ऑर्डर जमा लिया है, और वो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाने वाला है। ठीक है, अगर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी जो है हमारे पास कार्बन फ्री, सॉरी, कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाने वाली है, बढ़ जाने वाली। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों के केस में। ठीक है, फिर हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री से एंड 1 डिग्री के कंपैरिजन में। ठीक है, सेम चीज हमारे पास कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल दोनों के लिए ट्रू है। जबकि हमारे पास कार्बो एनाइन की अगर मैं बात करूं, तो 1 डिग्री कार्बो एनाइन ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, 2 डिग्री से एंड 3 डिग्री के कंपैरिजन में। ठीक है, आप लोग उससे इंडक्टिव इफेक्ट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल रहने वाला है। थर्ड थिंग अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इन फ्यूचर की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे, अगर हमारे पास ज्यादा होंगे, हमें क्या देखने को मिलने वाला है, प्लस आई ग्रुप इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलने वाला है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है, माइनस आई ग्रुप ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, तो हमें क्या पता है, जो प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हम लोगों को वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एक्चुअल में बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी।
और अगर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। ठीक है, ये आपके अपने माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इन जनरल बताऊं आपको, ठीक है, तो वहां पे आपको सबसे पहले प्लस एम, उससे पहले एरोमेटिक चेक करना होता है। ठीक है, अभी जब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी की, तो सबसे पहले एरोमेटिक को रखा जाएगा, फिर प्लस एम को रखा जाएगा, देन हम लोग प्लस एच को रखेंगे, देन हम लोग प्लस आई को रखेंगे, देन हम लोग न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल रहेगा जिसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं है उसको रखेंगे। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास माइनस आई, ठीक है, देन माइनस एम, देन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका ऑर्डर रहता है, प्लस का इफेक्ट का ऑर्डर रहता है। अगर मान ली इधर आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, बट अगर हम लोग इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर मैं इधर की तरफ बढ़ूंगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इधर की तरफ बढ़ने वाला है और इधर की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज कुछ आइडिया होना चाहिए। वन मोर थिंग यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की, मान लीजिए कुछ एच है, कोई एक एसिड है, ठीक है, वो डिसोशिएट होता है H प्लस और हमारे पास ए माइनस के अंदर। अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख देता हूँ कि ये कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसका। ठीक है, तो यानी कि अगर जैसे जैसे मेरा H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर वो H प्लस ज्यादा रिलीज कर रहा है तो यानी के की वैल्यू ज्यादा होने वाली है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है। यानी कि मतलब अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले चीज तो के बढ़ेगा। ठीक है, और अगर के बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या पता है, माइनस का log ऑफ के। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, पीएच होता है, हाँ या ना, बिल्कुल। ठीक है, ये अगर हमारे पास पीएच है, के की वैल्यू अगर बढ़ रही है और माइनस का साइन यहाँ पे है तो पीएच क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। ठीक है, और अगर हम लोग इसी को बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, पीके बोलते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पीके की वैल्यू बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे पीके की वैल्यू भी क्या हो जाती है हमारे पास एट द एंड, कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस स्पीसीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्बोकेटाइंस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ से जो लोन पेयर है इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। ठीक है, तो पहले वाले में टू प्लस आई देखने को मिल रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे टू टाइम्स प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करूँ एक प्लस आई है, ठीक है, एक रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, यहाँ पे प्लस आई है एंड यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, बट ये वन रेजोनेंस वाली कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता है जहां पे रेजोनेंस भी हो रहा है, टू प्लस आई भी है, उसको सबसे पहला ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी दी जाती थी, प्लस आई को प्रायोरिटी देंगे हम लोग। जैसे एरोमेटिसिटी को हम लोगों ने सबसे पहले रखा था, ठीक है, वैसे हम लोग रेजोनेंस को सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों के दोनों रेजोनेंस, सॉरी, पहले रेजोनेंस टू प्लस आई इफेक्ट को सबसे पहले रखा जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आएगा। देन हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी रखेंगे टू प्लस आई के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो थर्ड वाला है सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, देन हम लोग टू प्लस आई वाले को देखेंगे और यहाँ पे सबसे आखिर में इस वाले को रखने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे सिंगल इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। और भी तरीके हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहली चीज की ये क्या है, हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे तो 3 डिग्री वाला सबसे पहले आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 डिग्री वाले में कंपैरिजन करना था तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज था तो उसको सबसे पहले कर दिया। तो इस दोनों में सबसे पहले थर्ड वाला आ गया, देन सेकंड वाला, देन यहाँ पे फोर्थ वाले नंबर पे 1 डिग्री वाला हमारे पास आ गया है। ठीक है, उस तरीके से भी आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो जाने वाला है, यहाँ पे फटाफट से देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
चलिए बात करते हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास दिया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द HBr विल बी फास्टेस्ट। ठीक है, फिर प्योर एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है आपके कार्बोकेटाइन के। ठीक है, तो जितनी भी इवन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, विद द मोलिकुलरिटी वन। और अगर हम लोग बात करें SN1 रिएक्शन की, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम लोग इनकी जो रेट होती है, मतलब कितनी फास्ट हो सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए काफी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं, मैं सबसे पहले इन सबके कार्बोकेटाइन्स का मैं फॉर्मेशन करता हूँ, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ द HBr एडिशन। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले केस के अंदर, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन हमारे पास कहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, इस पे हमारे पास एडिशन होने वाला है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे CH3 लग गया इस तरीके से। ठीक है, बात करें यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सिमिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमिलर है। ठीक है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाने वाला, Cl लग जाने वाला है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाने वाला है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन। बात करें इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, 2 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे बात करूँ, एक प्लस आई यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई भी यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स है। और आप देखेंगे तो दोनों एक्चुअल में सिमिलर है। यहाँ से देखना चालू करें, यहाँ से देखना चालू करें, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर नजर आएंगे, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें, देखो ये वाला जो क्लोरीन है, इसमें माइनस आई लगा रहा है, और ये वाला इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा प्लस एम से। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के कारण इसका क्या हो जाने वाला है, बहुत कम हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही हम कंसिडर करेंगे इसका। ठीक है, फिर हम लोग बात करें, और वैसे भी हम लोग प्लस एम इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं क्लोरीन का, ये बात आप हमेशा याद रखना। क्लोरीन का प्लस एम हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्लोरीन का सिर्फ माइनस आई ही कंसिडर किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिए आप। एरोमेटिक जब हम लोग रिंग्स के ऊपर क्लोरीन लगाएंगे, तब भी हम लोग इस बात का चर्चा करेंगे काफी बार। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट कंसिडर नहीं करते, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट कंसिडर किया जाता है क्लोरीन का। इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे तीनों तरफ से हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस आई इफेक्ट है वो 3 टाइम्स देखने को मिल रहा है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, थर्ड वाला है, बिकॉज यहाँ पे हमें तीनों तरफ से क्या देखने को मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और 3 डिग्री भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द रेजोनेंस। चलिए बात करते हैं हम लोग अब रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेंस हमारे पास क्या एक तरीके का परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, दैट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, एक है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, आपने रेजोनेंस के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, ये जहां पर भी पाया जाता है वहां पे स्टेबलाइजेशन कर देता है भाई ये लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग अगर हो रहा है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तक की तरफ होती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यानी ये हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा, फ्लो किया, और यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज ऊपर कर दिया। तो ये दोनों एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और उसके बीच में ऐसा सिंबल लगाया जाता है अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो। देन हम लोग उन दोनों का हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग एक स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जब आधा बॉन्ड यहाँ पे था, आधा बॉन्ड यहाँ पे था, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन शो कर सकते हैं। और जो पूरा एक नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव -1 था, ठीक है, उसको हम लोगों ने दोनों पे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका क्या है, कम है। कम है तो मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। सिमिलर तरीके से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें जो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है।
तो बात करें कि यार अगर हमें बात करनी है कि इन तीनों में से असली स्ट्रक्चर कौन सा है, मैं बोलूंगा कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं वही असली स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का ही रियल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, इन्हीं का ही रियल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और अगर आपको बात करनी है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल सेम होगी। बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी दोनों बॉन्ड्स की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? एरोमेटिसिटी जो हम लोग अभी बात करेंगे, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट जो कि हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, वो भी बात करेंगे। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एंड हम लोग बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी हम लोग बात नहीं करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी की हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, और हीट ऑफ कंबशन की भी बात हम लोग नहीं करेंगे, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से हम लोग बात करने वाले हैं। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे हम लोग बात करेंगे, स्टेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे, एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, प्लस माइनस एम इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें लोगों को रेजोनेंस को समझना जरूरी है कि रेजोनेंस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, फिर हम लोग एरोमेटिसिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेशन की। ठीक है, तो अगर हमारे पास पाई बोन्स ऑल्टरनेटिव पोजिशंस में है, लाइक 1 2 3, अगर 1 3 पोजिशंस में है तो वहां पर रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही हमारे पास क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड पाई बोन्स ही हमारे पास रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटेड सिस्टम ऑफ पाई बोन्स हमारे पास रेजोनेंस नहीं करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जो अलीन होते हैं ये रेजोनेंस शो नहीं करते हैं। ठीक है, नो रेजोनेंस। ठीक है, और जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है पाई बोन्स का, जैसे कि यहाँ पे एक पाई बोन्ड है, यहाँ पे पाई बोन्ड है, काफी दूर दूर है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास रेजोनेंस शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको अगर कोई ऑप्शन दे दिया जाए कि हमारे पास पाई बोन्ड्स के क्या है, आइसोलेटेड सेट है, ठीक है, या फिर हमारे पास कॉम्युलेटेड सेट है, या फिर कॉन्जुगेटेड सेट है, इन तीनों में से रेजोनेंस कौन करेगा? तो आपको बोलना है कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है हमारे पास रेजोनेंस करेगा भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हमें रेजोनेंस कौन कौन से सिस्टम के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको रेजोनेंस कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पाई बॉन्ड का तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड के साथ अगर कोई भी केटायन है तो भी रेजोनेंस कर सकता है, कोई एनायन है तो भी रेजोनेंस करेगा, कोई कार्बन फ्री रेडिकल है तो भी रेजोनेंस होगा, और अगर उसकी जगह कोई लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। फिर है हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ रेजोनेंस, एंड हमारे पास कार्बोकेटायन विद लोन पेयर, ये भी हमारे पास रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, कैसे करेगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास रेजोनेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। सबसे पहली चीज की रेजोनेटिंग जब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एटम्स की पोजीशन हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट हाइपर कंजुगेशन में एटम्स की पोजीशन चेंज होगी, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, बट रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, ओनली delocalization of the negative charge, positive charge, lone pair and odd electron occurs। ठीक है, हमेशा याद रखना कि सिर्फ हम लोग नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर लोन पेयर या फिर ओड इलेक्ट्रॉन को ही उनकी पोजीशंस बदल सकते हैं, एटम्स की पोजीशंस नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, नेट चार्ज होता है पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सेम रहना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और पाई बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना चाहें, ठीक है, तो 1 2 3, तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा। ठीक है, इसका प्लस माइनस से ऐसे तोड़ देता हूँ मैं। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं बनाना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो है इसके अंदर जाएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डेवलप हो जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा एज इट इज। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव इधर रहेगा। ठीक है, जैसे इसको देगा तो इसका पॉजिटिव तो खत्म हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड है उठ के इधर चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो नेट चार्ज है हमारे पास सिस्टम पे वो क्या है, सेम है, मतलब इस पे भी कितना चार्ज है, जीरो चार्ज था, और प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड लोन पेयर्स इन्वॉल्व्ड इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा,
ठीक है, इज अनचेंज्ड मतलब रिमेन सेम रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई लोन पेयर है, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे लोन पेयर है, ठीक है, अगर लोन पेयर यहाँ गिरता है तो लोन पेयर यहाँ बनेगा भी सही, ठीक है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, ठीक है, लोन पेयर नहीं, सॉरी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इस तरीके से। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब समझ में आया। सिमिलर तरीके से लोन पेयर के साथ भी होगा, लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अगेन। और यहाँ पे कोई भी ऑक्टेट मतलब वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना, ऑक्टेट लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए लेविस का, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर रखने हैं ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द एरोमेटिसिटी। चलिए बात करते हैं हम लोग अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिसिटी होती क्या है, थोड़ा सा उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आएंगे। तो एरोमेटिसिटी हम लोग को तब देखने को मिलती है जब हमारे पास कंपाउंड्स, पहली चीज तो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड थिंग को कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, यानी कि लगातार पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एंड हकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है, हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या है, एरोमेटिक है। और अगर हमारे पास दोनों नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, कि जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो एरोमेटिक की रहती है, फिर नॉन एरोमेटिक की, या सबसे कम होती है एंटी एरोमेटिक सिस्टम की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए तीनों के बीच में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि अगर मैं n=2 यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास सबसे पहले आता है, ठीक है। तो चलिए सभी के एक एक करके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो सिस्टम है यहाँ पे, ये क्या प्लेनर है क्या, सबसे पहले चेक करते हैं। साइक्लिक तो है ये, ठीक है, प्लेनरिटी चेक करते हैं। प्लेनर कब होता है, जब वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं सारे के सारे कार्बन्स, ठीक है, तब वो जाके प्लेनर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं सभी कार्बन्स की। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे जितने बॉन्ड पेयर्स होते हैं और लोन पेयर्स होते हैं वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। तो एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड पेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम लोग एक ही बॉन्ड पेयर में कंसिडर करते हैं, अलग अलग बॉन्ड पेयर में कंसिडर नहीं करते हैं। सिंगल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर माना जाता है, डबल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर माना जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड पेयर माना जाता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हो गए, हमारे पास 3 बॉन्ड्स हो गए, तो यानी कि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली ये भी क्या है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे भी बात करेंगे, एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड बन रहे हैं, ये भी क्या है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो क्या तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल है, यानी कि ये क्या है, हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, क्या इसमें कॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो क्या पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, ठीक है। क्या हकल रूल फॉलो कर रहा है क्या, यस बिल्कुल। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, जो कि n=0 रखने पे फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल ये क्या है, हमारे पास एक तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, और एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड भी है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं n=2 यहाँ पे 1 रखता हूँ तो कितना होगा, हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे रखिए n=1, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारे पास बेंजीन रिंग हो जाने वाली है, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि ये साइक्लिक तो ये क्या प्लेनर है क्या। तो प्लेनरिटी कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं एक बार सभी की, ठीक है। इस कार्बन की चेक करता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सभी पर हाइड्रोजन लगे रहते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाया, एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड बनाया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
सिमिलर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर भी है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, लगातार रेजोनेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है पूरी रिंग के अंदर, ठीक है। हकल रूल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। क्लियर है तीसरी बात। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाने वाला है। चलिए चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एरोमेटिसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों को साइक्लिक चेक करना है, ठीक है। चेक कर लिया, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन, ठीक है, प्लेनरिटी के लिए। बट ये वाला जो कार्बन आप चेक करेंगे ये क्या है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यानी कि जब हमारे पास उन चारों में से अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए पहला देखा तो हमारे पास साइक्लिक था, दूसरा प्लेनर था, ठीक है, थर्ड हमारे पास कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, या फिर हमारे पास प्लेनर नहीं है या कॉन्जुगेशन नहीं है, तो वो क्या है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। और अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन भी हुआ बट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है, तीनों के ऊपर की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ वाला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा वो, ठीक है। तो इनकी पहले तीन कंडीशन फॉलो हो रही है बट फोर्थ कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कहलाएगा फिर जाके, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक तरीके का एंटी नहीं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या नहीं है, प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो चार, तो ये हो गए, दो ये हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस भी कर रहा है, प्लेनर भी है, ठीक है। प्लेनर है क्या, देखो यहाँ पे देखो, एक दो और एक लोन पेयर, कितने हैं, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये क्या एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे पास 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ठीक है। बट रेजोनेंस हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस भी था और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी थे, ठीक है। यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो प्लेनर है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, एंटी एरोमेटिक हो गया। समझ में आया। जब ऊपर की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है बट फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब जाके एंटी एरोमेटिक में आता है वो, ठीक है। यहाँ पे बात करें, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बिल्कुल है, ठीक है। प्लेनर भी है, बिल्कुल। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एंटी एरोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। बट मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास हायर रिंग्स होती हैं, ठीक है, हायर रिंग्स जो होती है, जैसे कि 8 कार्बन से ज्यादा की जो रिंग्स होती हैं, वो एंटी एरोमेटिक को अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक जो होती है, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेती है, अगर वो 8 कार्बन से ज्यादा है या 8 भी है तो, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेगी, हमें क्या पता है कि रेजोनेंस नहीं होना चाहिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये जो शेप है, आपको जो प्लेनर नजर आ रहा है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड बता रहे हैं, ये अपने आप को टब शेप में कन्वर्ट कर लेती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एंटी एरोमेटिक देखने को मिल रहा था, बट अब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप को, ठीक है। और वो उसकी शेप क्या हो जाती है हमारे पास, इस तरह की टब शेप हो जाती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना इसके बारे में। ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे बात करें हमारे पास, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर का है, एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये क्या है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, एक दो तीन, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है पहली चीज तो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। तो ये क्या एक तरह का प्लेनर है क्या, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अभी भी ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऐसा मत बोलिए कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर है ये अभी भी, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पे इसको डोनेट, इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो जब इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आया। यहाँ पे भी सेम कहानी होगी क्या, देखो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है, एरोमेटिसिटी देखने को मिलने वाली है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो, जो बोरोन होता है हमारे पास, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो रेजोनेंस तो होगा, ठीक है। पूरे में कंजुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, और एरोमेटिक भी है और प्लेनर भी है ये, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देन बात करें इसकी, जो ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की बात करें, ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये क्या नहीं करेगा हमारे पास, रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ठीक है। रेजोनेंस का पार्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बात करें, काफी अच्छा केस है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला जो लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन का, ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, बैक डोनेशन करता है थ्रू द बैक बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे इसका बैक डोनेशन करेगा ये इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका नया स्ट्रक्चर बन के आता है वो कुछ इस तरीके से बन के आता है, लाइक जस्ट लाइक अ बेंजीन, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और सबके सब प्लेनर भी है, तभी तो रेजोनेंस हो पा रहा है पूरे में, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाने वाला है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में।